हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे पहले की वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे पहले की वीडियोस देखिए। मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैलेंसी क्या होती है, कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अब हम आगे का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम के साथ। एटम क्या है? तो एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। एटम एक ऐसा पार्टिकल है, एटम का मीनिंग ही ये है, ग्रीक वर्ड है ए मींस ए, टर्म मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स एटम इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो आज हम उसी की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या है, वो कौन कौन से पार्टिकल्स से बना है, उन सारे पार्टिकल्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एटम का मीनिंग मैंने क्या बताया? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो एटम की डेफिनेशन क्या हुई? ये कितना छोटा पार्टिकल है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि अब सारी डिस्कवरीज न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं जिसमें एटम को भी डिवाइड किया जा रहा है। तो फिलहाल डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू आवर बुक? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब एटम की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब एटम किन चीजों से बना हुआ है? एटम जिन चीजों से बना हुआ है उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्हीं की स्टडी हमें करना है यहाँ पर। सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो है, वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 32 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर, बट हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है जो स्पेशली सारे केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी एटम के मेन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बस आज हमें इन्हीं की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके डिस्कवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक पार्टिकल के। These are known as fundamental particles. ये fundamental particles भी कहलाते हैं बिकॉज ज्यादातर रिएक्शंस में इन्हीं तीनों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, इसलिए सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मेनली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने। हालांकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई थी जे थॉमसन ने, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय विलियम क्रुक्स। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो विलियम क्रुक का एक्सपेरिमेंट कहलाता है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जे थॉमसन ने। तो पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये सेटअप क्या लगा हुआ है यहाँ पे। ये ग्लास की ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब बनी हुई है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज हमने दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है और एक गैस को हमने फिल करके इस ग्लास ट्यूब में रखा है। अब यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लिए क्योंकि ये हाई वोल्टेज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है। तो ये लिया है कैथोड और ये लिया है एनोड। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें हमने यहाँ पे गैस को फिल करके रखा, गैस भी एक वो है, सब्सटेंस है, तो हम इससे देख सकते हैं कि कोई भी मेटल या कोई भी चीज, मेटल इट मींस सॉलिड, गैस या लिक्विड, जिससे भी बना हुआ है वो सारे एटम से ही बने हुए हैं। तो उनको देखने के लिए हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे गैस का यूज किया है। विलियम क्रुक्स ने गैस का यूज किया। उसने गैस को इसमें एक ग्लास ट्यूब में फिल कर दिया। अब उसने इसमें हाई वोल्टेज, यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि वोल्टेज बहुत हाई था, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो बहुत हाई वोल्टेज का था, और जो प्रेशर था वो बहुत लो था। बिकॉज जो गैस, ये देखा गया कि जो गैसीय सब्सटेंस है वो लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे
अपने सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, या जिन पार्टिकल से वो बना हुआ है उसमें डिवाइड हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और लो प्रेशर दिया गया, जो गैसेस जो पार्टिकल्स थे वो ब्रेक होने लगे। ब्रेक होने से ये पता चल गया कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो कैथोड वाला साइड था, ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है, जो कैथोडिक साइड था वहां से कुछ रेज हमको निकलती हुई दिखाई दे रही थी। वो कैसे दिखाई दे रही थी? ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो ग्लास ट्यूब यहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे फ्लोरेसेंस, इट मींस एक ग्लो हो रहा था, एक चमक दिखाई दे रही थी, वहाँ पे एक शाइनिंग दिखाई दे रही थी, इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। वो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया और विलियम क्रुक्स ने ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही कैथोड से रेज निकल रही थी वो रेज कहलाने लगी कैथोड रेज, बिकॉज वो रेज जो थी वो कैथोड से जनरेट हो रही थी। तो सबसे पहले बिफोर कंसिडरिंग द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सबसे पहले कैथोड रेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो रेज कैथोड से निकल रही थी दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज। उन कैथोड रेज को ऑब्जर्व करके उसने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी? तो सबसे पहले उसने देखा कि ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की नोट करके रखी हुई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन की जो कैथोड रेज थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। वो कैसे पता चला? कि हमने उसके रास्ते में एक छोटा सा कोई मेटल का सब्सटेंस रखा, तो बहुत ही हमको लाइट वेट मेटल का सब्सटेंस रखना है यहाँ पर, तो उसका शेडो हमको यहाँ पीछे उसका दिखाई देगा। जैसे ये पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ हमने कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसका शेडो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा था। जैसे ये क्लियर हुआ दैट कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। सेकेंड, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये किसी मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई थी। मटेरियल पार्टिकल मतलब कि ये किसी न किसी पार्टिकल से, ऐसे पार्टिकल से बनी है जिसका अपना वेट है, जिसका अपना मास है। तो उसके लिए ये किया कि यहाँ पे कोई एक ऐसा थिन पार्टिकल रखा, एक पैडल व्हील या कुछ भी ऐसा लाइट वेट, वो जिसको ये रोटेट कर दिया। एक पैडल व्हील, कोई ऐसा लाइट वेट वाला व्हील, जैसे ही ये कैथोड रेज से टकराई तो वो पैडल व्हील जो है रोटेट करने लगा, जिससे पता चला कि इनका अपना मास है, इनका अपना वेट है, जिसके थ्रू ये पैडल व्हील रोटेट होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं कि जो कैथोड रेज थी वो जिन पार्टिकल से बनी हुई थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अब ये कैसे क्लियर हुआ कि जो कैथोड रेज थी वो एनोड की तरफ मूव कर रही थी। इट मीन्स जो रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो हमें ये हमेशा पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज है दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती थी, कि यहाँ पर हमने कोई थिन मेटल की प्लेट रखी, कोई भी मेटल आप ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग। उस थिन मेटल की प्लेट जब यहाँ पर रखी तो वो हीट हो गई। कुछ टाइम बाद हमने देखा तो वो गर्म लगी हमको, या फिर वो हीट हो गई, जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट को भी कॉज करती है। दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस। वो तो मैंने अभी बताया, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था कि वो फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करती है। मतलब ये ग्लास ट्यूब के बाहर ऐसा ग्लो हमें दिखाई दे रहा था, एक शाइनिंग दिखाई दे रही थी, जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज फ्लोरेसेंस फेनोमेनन को भी शो करती है। ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा हमने? ये देखने के लिए कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई हैं वही फंडामेंटल पार्टिकल्स या वही पार्टिकल्स कहलाने लगे इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम किस नाम से जानने लगे कि इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर लिखूंगी बिकॉज हमें ये एक्सपेरिमेंट एनोड रेज के लिए भी काम आएगा। तो वही फंडामेंटल पार्टिकल कहलाने लगे इलेक्ट्रॉन, जिसको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इट मींस ये इन्वेंशन करने वाले थे विलियम क्रुक्स, लेकिन उसकी नेमिंग करने वाले थे जे थॉमसन। ये एक्सपेरिमेंट तो विलियम क्रुक का है, लेकिन जो
डिस्कवरी है या फिर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इट इज डन बाय जे थॉमसन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? कैथोड रेज से। कैथोड रेज जिन नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी होती है वही कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हमको पता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज डन बाय गोल्डस्टीन। वन मोर साइंटिस्ट इज देयर। एक और साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन जिसने प्रोटॉन की डिस्कवरी किया। अब प्रोटॉन की क्यों डिस्कवरी हुई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई कि कोई भी एटम जो था वो हमेशा न्यूट्रल था। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब डिस्कवरीज चल रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि ठीक है, एक सबएटॉमिक पार्टिकल तो डिस्कवर कर लिया गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती थी कि एटम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को बैलेंस कर रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इसी सेम एक्सपेरिमेंट में, इसी विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट में, सेम एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे कैथोड से रेज निकल रही है, इन अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट रेज आर जनरेटेड फ्रॉम एनोडिक साइड आल्सो। मतलब जहां से कैथोड रेज जनरेट हो रही है, एनोड वाले साइड से भी कुछ रेज निकल रही हैं। उन्हीं रेज को कहा गया एनोड रेज। एनोड रेज, जैसे कि यहाँ कैथोड से रेज निकल रही थी, दैट इज कॉल्ड कैथोडिक रेज। सिमिलरली इन द एनोडिक साइड रेज आर जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड एनोडिक रेज या एनोड रेज। अब प्रॉपर्टीज की बात आती है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में सब कुछ वैसा था। हाँ, एक चीज का यहाँ पर डिफरेंस था कि जो यहाँ पर कैथोड था, यहाँ पर तो सिंपल कैथोड हमने लिया था, बट यहाँ जो कैथोड था वो एक परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड मतलब बीच बीच में होल थे उसके, ठीक है। तो अब जो कैथोड साइड से जो रेज आ रही थी वो जो एनोड साइड से जो रेज आ रही थी वो कहलाने लगी एनोडिक रेज। तो दिस इज कॉल्ड एनोडिक रेज। अब प्रॉपर्टीज क्या थी एनोडिक रेज की? तो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। सिमिलरली ये देखा गया कि ये भी किसी पैडल व्हील को रोटेट करती हैं। इसका मतलब है किसी न किसी पार्टिकल से बनी हुई है। तो वो पार्टिकल कहलाने लगे क्या? प्रोटॉन्स, ठीक है। या आगे फिर और देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी थी कैथोड रेज। बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफर करती है कि जो एनोडिक रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज थी, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई थी। ये यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस था, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम थी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने क्या बोला कि जो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एनोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है वही कहलाने लगे प्रोटॉन्स। इट मींस एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। वही पार्टिकल प्रोटॉन्स कहलाने लगे। इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। इससे ये समझ में आता है कि एटम की न्यूट्रलिटी क्यों होती है, कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों बना हुआ होता है। तो किसी एटम के न्यूट्रल बने रहने का रीजन भी हमें समझ में आ गया। बिकॉज क्या रीजन हमें समझ में आया कि वहां पे सिमिलर नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और सिमिलर नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पर, किसी एटम की बात कर रहे हैं हम, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिमिलर नंबर में प्रेजेंट होंगे, तभी कोई भी एटम न्यूट्रल बना रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो होगी वो हमने सीख लिया। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1920 में बाय चैडविक। अब न्यूट्रॉन की क्यों डिस्कवरी हुई ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब अभी हमने देखा कि किसी भी एटम के पास, कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इट कंटेन्स
सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अभी तक प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो हमें हाइड्रोजन के बारे में इतना तो पता चल गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक प्रोटॉन है, तभी हाइड्रोजन जो एटम है वो न्यूट्रल बना हुआ है। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रलिटी में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, किसी भी एटम की न्यूट्रलिटी तो सेम आ रही थी, लेकिन मास में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब है जो अब यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, सबके मास मैंने सबका वेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है। इसका मतलब किसी भी एटम का जो मास होता है, मान लो ये एटम है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कारण ही होगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो मास होगा वो हम प्रोटॉन के कारण ही कंसीडर करेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण होता है। ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से शुरू हुई ये हम देखते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का रीजन ये था कि हाइड्रोजन में तो ठीक है, जैसा हमने डिस्कवरी किया या जो कुछ भी हमने आगे देखा था, पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा, वहां तक ठीक था, लेकिन जो एटम जिनके एटॉमिक नंबर हाई थे, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उनके साथ ये था कि मास में डिफरेंस आ रहा था। इसका मतलब कोई ऐसा एटम और भी है, मास में डिफरेंस आने का मतलब ये था कि अगर हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, हम उसके मास को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब उसका जो मास होगा वो इन 2 प्रोटॉन्स के कारण होगा, लेकिन जब मास, एक्चुअल मास देखा गया तो वो प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन जो वो था मास जो था वो 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रोटॉन के अलावा भी कोई ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका मास होता है बट चार्ज नहीं होता है। यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी शुरू हुई कि हाइड्रोजन के लिए तो सब कुछ सही जा रहा था, बिकॉज इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी नेग्लिजिबल। लेकिन इन केस ऑफ हीलियम इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, इसका मतलब जो मास था वो 2 प्रोटॉन के इक्वली आना चाहिए था, बट वो ना आकर के उसका जो मास था उसमें डिफरेंस आ रहा था इसका, लेकिन चार्ज न्यूट्रल था, हीलियम एटम न्यूट्रल आ रहा था, तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। यहाँ से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, जो चैडविक ने डिस्कवर किया। तो चैडविक ने बोला कि न्यूट्रॉन भी एक ऐसा पार्टिकल होता है जो किसी एटम में प्रेजेंट होता है, जिसका मास तो होता है बट चार्ज नहीं होता है, इट कंटेन्स नो चार्ज। तो इस तरीके से तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की विच इज डन बाय जे थॉमसन, देन न्यूट्रॉन की, देन प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो इस तरीके से तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम मैंने नोट किए हैं, उनके सिंबल्स आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको ये भी मैंने लिखा है, और मास भी लिखा है और चार्ज भी लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखा है मैंने यहाँ पर, देन प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इक्वल है। अब चार्ज में डिफरेंस है, चार्ज में क्या डिफरेंस है कि प्रोटॉन का चार्ज तो होता है बट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। रिमेंबर, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने चार्ज भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, बस साइन में डिफरेंस होता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बट प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये कूलम्ब इसकी यूनिट है चार्ज की। तो आज के लिए यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा मेरे कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगी और उसमें वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।